नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत ठेले पर हिमालय। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक जैसे ही कौसानी पहुंचते हैं अरुचि से बस से उतरते हैं, किंतु उतरने के बाद जो उन्हें अपने सामने दिखाई देता है उसे देखकर वे बिल्कुल पत्थर से होकर स्तब्ध खड़े हो जाते हैं। सामने कलियूर की रंग बिरंगी घाटी ने अपने में अपार सौंदर्य छिपा रखा है। उसे देखकर लेखक आनंद विभोर हो उठते हैं। बर्फ़ के दर्शन होते हैं उन्हें। एक क्षण के बर्फ़ के दर्शनों को करके भी उनकी सारी खिन्नता, उनकी सारी थकान, निराशा आदि सब छूमंतर हो गया, अदृश्य हो गया। अर्थात एक क्षण के हिम दर्शन से ही उनमें अपार उत्साह भर गया और हिमालय को बिल्कुल खुला देखने के लिए रोमांचित होकर के उनका हृदय भी धड़कने लग जाता है। और डाक खाने का खानसामा उन्हें कहता है कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि 14 टूरिस्ट आपसे पहले आकर सप्ताह भर पड़े रहे किंतु उन्हें बर्फ़ के दर्शन नहीं हुए, पर आज आपके आते ही खुलने के आसार लग रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएँ अनावृत हो रही थी। अनावृत का आशय है आवरणहीन होना, बेपर्दा होना, बिल्कुल खुलकर सामने स्पष्टतया प्रकट होना। हिमालय पर पहले बादलों का आवरण था, किंतु अब धीरे धीरे वे बादल छंटने लगे हैं, तो एक एक करके पर्वत की चोटियाँ सारी बिल्कुल अनावृत हो रही है, सामने दिखाई देने लगी है, स्पष्ट दिखाई देने लगी है। और फिर सब खुल गया। और फिर क्या हुआ? सारे बादल छंट गए। पूरा हिमालय अपने सुंदर रूप में लेखक और उनकी टीम के समक्ष बिल्कुल खड़ा था, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह चुभन, यह पीर ही क्यों रह गई होती। लेखक के कहने का आशय है, क्या कहते हैं लेखक? लेखक कहते हैं कि मन में उठने वाली भावनाओं को बता पाना संभव नहीं था उस समय। जिस प्रकार बर्फ़ की सिल के पास में खड़े होकर के और उनके मुंह पे बर्फ़ की ठंडी भाप लगती है, उसी तरह हिमालय का ठंडापन भी उनके माथे पर अनुभव हो रहा था, ऐसा लेखक कहते हैं। जैसे बर्फ़ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। देखिए, मानव जीवन में संघर्ष भी होते हैं, मन में अंतर्द्वंद यानी कि असमंजस की स्थितियाँ भी होती हैं, ताप यानी कि कष्ट भी होते हैं। ताप 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो ऐसा माना गया है कि हिमालय के समक्ष खड़े होकर के लेखक ने स्वयं अनुभव किया है, किसी की बताई हुई बात लेखक नहीं बता रहे हैं। उन्होंने स्वयं ये महसूस किया कि जिस प्रकार ठेले पर लदी बर्फ़ के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लग रही थी बर्फ़ की, वैसे ही जब वे हिमालय की यात्रा, कौसानी की यात्रा पर गए थे और हिमालय के सामने खड़े थे, तो हिमालय की शीतलता उनके माथे को छू रही थी। इस प्रकार छू रही थी और सारे उसके मन के, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद नष्ट हो रहे थे उस बर्फ़ की पवित्रता और शीतलता के परिणाम स्वरूप। तब लेखक को समझ में आया कि क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे। तो देखिए, आप प्रश्न लिखेंगे कि पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप क्यों कहा, या यह कौन सी बात लेखक की समझ में आई है।
कौन सी बात लेखक की समझ में आई है कि हमारे पुराने साधकों ने दैहिक दैविक और भौतिक त्रिताप क्यों माने और उनसे मुक्ति पाने के लिए वे हिमालय क्यों जाते थे। क्योंकि जब लेखक स्वयं हिमालय के समक्ष खड़े होते हैं तो हिमालय की शीतलता उनके माथे को इस प्रकार छूती है, स्पर्श करती है और उन्हें लगता है मानो उनके जीवन के सारे कष्ट ही मिट गए हो। तब उन्हें ये समझ में आया कि हमारे पुराने साधकों ने दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को ताप क्यों कहा और उसे शांत करने के लिए, शमित करना यानी शांत करना, उन्हें मिटाना, उन्हें नष्ट करने के लिए क्यों वे हिमालय जाते थे। आज उन्हें समझ में आया। देखो, दैहिक दैविक और भौतिक त्रिताप कहे गए। दैहिक जो है वो हमारे शरीर से संबंधित होते हैं, दैविक जो है वो हमारे भाग्य से संबंधित होते हैं और भौतिक जो है वो संसार से संबंधित होते हैं, सांसारिक कष्ट होते हैं। तो इन कष्टों को त्रिताप माना गया है और इन्हें शांत करने के लिए हमारे पुराने साधक हिमालय जाया करते थे। तो क्यों ऐसा करते थे वो लेखक को अभी समझ में आया। हिमालय के समक्ष खड़े होकर के उन्हें समझ में आया क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन के सारे कष्टों से, संघर्षों से, अंतर्द्वंदों से मुक्ति पा रहे थे हिमालय के सामने खड़े होकर। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। तो देखो, यहाँ अंडरलाइन करें आप, अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कौन सा दूसरा तथ्य लेखक के मन में उत्पन्न हुआ? प्रश्न लिखें बिल्कुल। कौन सा दूसरा तथ्य लेखक के मन में उत्पन्न हुआ? तो क्या था? देखो आप, दूसरा जो तथ्य था कि कितनी कितनी पुरानी है यह हिमराशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। लेखक के मन में क्या तथ्य उत्पन्न हुआ था? उस बर्फ की प्राचीनता को लेकर। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, यानी कि एटर्नल स्नो, यानी कि चिर स्थायी रहने वाली, सदैव रहने वाली बर्फ, कभी न पिघलने वाली, कभी न खत्म होने वाली बर्फ। क्योंकि लेखक ने जब हिमालय को देखा है तो उन्हें भी यही एहसास हुआ है कि बर्फ़ कितनी पुरानी है और सदैव से यहाँ जमी रहने वाली है। तभी तो विदेशियों ने इसके विषय में चिरंतन हिम कहा, इनकी एटर्नल स्नो कहा, यानी चिर स्थायी रहने वाली कहा है। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर, सुदूर यानी कि दूर दूर, शिखरों पर यानी कि पर्वतों पर, पर्वतों की चोटियों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। क्योंकि सूरज ढल रहा था तो अंधेरा हो रहा था और अंधेरे में दूर के शिखर, दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियाँ, ये सब धुंधली सी दिखने लगी थी। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था, आतंकित बोले तो भयभीत, आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन शून्य बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हूँ हूँ करते हुए बहते रहे हैं। देखो लेखक को क्या लगता है, लेखक भयभीत हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि क्या कोई मनुष्य कभी यहाँ आया होगा या खाली बर्फ़ ही जमी हुई रहती है, आई है सदैव से यहाँ पर, ऐसा उनके मन में विचार आता है लेखक के मन में। फिर देखें आगे, सूरज ढलने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। देखो प्रश्न बनता है यहाँ आपके, ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, केसर कहाँ से आ गई वहाँ पर, सोचने की बात है। तो देखें आप, स्पष्ट लिखा हुआ है आप ही के सामने कि सूरज डूबने लगा। अब जब सूरज डूबने लगता है तो क्या होता है, सूर्यास्त की लालिमा चारों ओर फैल जाती है। तो सूर्यास्त की लालिमा उन ग्लेशियरों पर, उस बर्फ़ पर चारों ओर फैल गई है। तो ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो वो
बर्फ़ जब पिघल करके बह रही है वो कैसी लग रही है? वह केसरी रंग की, यानी कि सूर्यास्त की लालिमा उस पर छाई हुई है। तो ऐसा लगता है मानो वहाँ केसर पिघल करके बहने लगी हो। बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। जो बर्फ़ सफ़ेद रंग की दिख रही थी सूर्यास्त के समय, वो कैसी दिखने लगी है? लाल फूलों की तरह, कमल के लाल फूल हो मानो। और घाटियाँ गहरी पीली हो गई। जो बर्फ़ से लगी जो घाटियाँ श्वेत वर्ण की, सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही थी, वे अब सब गहरी पीली हो गई है। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हो। सबके सब चुपचाप थे, सब महसूस कर रहे थे। हाँ, मानो सबके सब अंदर ही अंदर कुछ सहेजने में लगे थे, अब स्वयं में लीन हो मानो। थोड़ी देर में चाँद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? यानी लेखक के मन में किसी प्रकार की कल्पना ही नहीं हो रही थी। कहने का आशय ये है कि जो साहित्यकार जो होता है वो किसी भी दृश्य में, किसी भी जगह पर कविता ढूंढता है, उसके विचार उत्पन्न होते हैं, उसकी कल्पना उत्पन्न होती है जो उसको उस विषय वस्तु पर, उस वस्तु स्थिति पर लिखने के लिए विवश कर देती है। किंतु इतना सुंदर दृश्य देखने के बाद भी लेखक का मन कल्पनाहीन हो रहा है, यानी कि लेखक कुछ भी सोच नहीं पा रहा है। इसी हिमालय फिर लेखक सोचते हैं कि इसी हिमालय को देखकर तो किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और ये मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। यानी कि इस हिमालय को देख कर के कितने जनों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी है, किंतु यहाँ मेरा मन एक कविता तो क्या, एक पंक्ति तक उसे नहीं सूझ रही है। इस समय एक शब्द भी उसे नहीं ज्ञात हो रहा है। पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा लग रहा है। ये सब क्या, ये भौतिक बातें, कविता आदि करना, ये सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। यानी कि ये लोक व्यवहार की सारी बातें, भौतिक जीवन की ये सब बातें इस बर्फ़ के समक्ष, इस हिमालय के समक्ष बिल्कुल छोटी सी लग रही है। यानी कि इनका कोई वजूद नहीं इसके सामने। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। जिस प्रकार हिमालय पर आवृत बादल हटने से हिमालय स्पष्ट दिखाई देने लगा था, उसी प्रकार लेखक को महसूस होता है कि उसके भीतर भी कुछ बादल थे और वो भी धीरे धीरे छट गए हो। ऐसा लगा कुछ ऐसा उभर रहा है जैसे उन बादलों के हटने से हिमालय उभर कर सामने आया, वैसे ही लेखक के मन में भी कुछ बादल थे और उन बादलों के हटने पर जो उभर कर सामने आया, जो इन शिखरों की ही प्रकृति का था, यानी कि शिखरों की प्रकृति का, यानी कि उच्च था, महान था, कहने का आशय है। कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे, छोटे भाई को, नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। क्या कहते हैं लेखक, यानी कि चंद्रमा निकलने पर जो दृश्य उभर कर के सामने आया था उसका वर्णन करते हैं लेखक सोचने लगते हैं कि हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भी उसके मन में भाव क्यों नहीं उठ रहे हैं, वो कल्पना शून्य क्यों हो गया था। लेखक को हिमालय की विशालता के सामने ये सब कुछ छोटा लगने लगता है। धीरे धीरे लेखक का मन विचार शून्यता से मुक्त होने लगता है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों के स्वभाव के अनुरूप ही उसके मन में कुछ भव्य भाव उत्पन्न हो रहे थे। इन भावों में कुछ ऐसा था जो उसको हिम शिखरों की ऊंचाई तक उठाने का प्रयास कर रहा था। लेखक को ऐसा लगा था
कि हिमालय मानो जैसे बड़ा भाई है, वह ऊपर चढ़ गया है। अपने छोटे भाई को यानी लेखक को नीचे उत्साहहीन और लज्जित खड़े देखकर उसका उत्साह बढ़ा रहा है। वह प्रेम पूर्वक उसको ललकार रहा है कि क्या वह भी ऊंचा और श्रेष्ठ बन सकता है। कहने का आशय ये है कि हिमालय जो है वो सबके लिए प्रेरणादायक है, यानी कि हिमालय के प्रेरणादायक स्वरूप का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। मन के बादल छट रहे थे का मतलब मन में जो अवरोध थे वो अवरोध हट रहे थे, और विचार शून्यता जो थी वो खत्म हो रही थी, यानी कि उसके विचारों पर कुछ बादल छा गए थे। वो बादल हटने लगे तो उनमें भी कुछ विचार उत्पन्न होने लगे, और वो विचार क्या थे? ऐसा ही कुछ था जो हिमालय की ही ऊंचाई के समान था। ऐसा लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देकर उत्साहित कर रहा है, मानो स्नेह भरी चुनौती हिमालय दे रहा है। यानी कि हिमालय जो है वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है, यानी कि हिमालय के प्रेरणादायक स्वरूप का चित्रण लेखक ने यहाँ इस अंश में किया है। और अचानक सन्नाटा तोड़कर सेन कौन? चित्रकार सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश कौन था? सेन बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो बंडरस्ट्रक्ट है। देखो बंडरस्ट्रक्ट का मतलब होता है सरप्राइज्ड, इसका अंग्रेजी समानार्थी हम कहेंगे सरप्राइज्ड, और इसका हिंदी अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना, यानी कि हैरान हो जाना, यानी भौचक्का हो जाना, स्तब्ध हो जाना। क्या कहता है चित्रकार सेन कि भाई साहब हम तो बंडरस्ट्रक है। क्यों बंडरस्ट्रक है? कि भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है, यानी कि भगवान देखो क्या क्या कर रहा है यहाँ पर हिमालय में। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी। देखो हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि साथ में है चित्रकार सेन, जिसकी करतूतें आगे देख करके आगे चल करके देखने को मिलेगी। तो देखो ये मिल रही है आपको। हाँ, अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा, सिर के बल खड़ा हो गया। जब उसे पूछा कि भैया क्या कर रहा है तू, तो क्या बोला? हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। देखो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? व्यू पॉइंट। पर्सपेक्टिव यानी व्यू पॉइंट, और जैसे हम कहते हैं नज़रिया, दृष्टि, दृष्टिकोण, परिदृश्य, परिप्रेक्ष्य, यथार्थ, ये सब जो है इसका मतलब होता है चित्र दृश्य, या कह सकते हैं चित्र दृश्य या दृष्टि या दृष्टिकोण या नज़रिया। तो क्या कहता है कि हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा, मतलब नए व्यू पॉइंट से हिमालय देखेंगे। कारण क्या इसका? बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज़ है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग, शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है।
इसी से हम भी शीर का बल हिमालय देखता है। यानी कि जो मुंबई की आधुनिक चित्रशैली है उसमें बिल्कुल जो चित्रकार है उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग तरीके का है, परंपरा से हटकर उनका दृष्टिकोण है। तो उसी प्रकार की चित्रशैलियाँ अपनाते हैं वे, तो उनसे थोड़ा नाराज़ है ये। इसीलिए वो कहता है कि वो सब जीनियस लोग शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, यानी कि वो भी उल्टे नज़रिए से दुनिया देखते हैं जब वो इतने जीनियस लोग हैं। तो इससे मैं भी अब सिर के बल खड़ा होकर के हिमालय को देखेगा। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। कौन गोमती? पवित्र नदी। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में, देखो उज्ज्वल शब्द सही शुद्ध कैसे लिखा जाता है आप देख लें। उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूबा रहा। कहाँ? गोमती नदी में हिमालय का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तो उस नदी में जो है लेखक उस नदी में स्नान किया है उन्होंने, तैरे हैं और हिमालय की जो परछाई उसमें दिखाई दे रही थी उनसे जी भर के मिला था। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीड़ा उठता है, यानी कि मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। मन पीड़ा उठता है यानी कि हिमालय की याद करके लेखक का हृदय भावुक हो जाता है, दुखी हो जाता है। कल ठेले के बर्फ़ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले, यानी कि मैं अपने मित्र के उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया है, मैंने भी हिमालय को करीब से देखा है और मुझे भी वही अनुभव होता है। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कब हुक हो यहीं रहनी रहूँगे। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर? और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूँ, नहीं बंधु आऊँगा, मैं फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। क्या कहते हैं लेखक? यानी कि लेखक बार बार हिमालय के सानिध्य की इच्छा व्यक्त करते हैं और लेखक कहते हैं कि हिमालय के बर्फ़ से ढके शिखर लोगों को बार बार बुलाते हैं, किंतु वे वहाँ न जाकर चौराहे पर खड़े ठेले पर लदी हुई बर्फ़ की शिलाओं को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कभी महाकवि तुलसीदास भी ऐसे ही ठेले पर लदे हिमालयों से घिर गए थे। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं वो भौतिक जीवन और सांसारिक उलझनों की प्रतीक है। आप ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न भी आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो जो ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं वो भौतिक जीवन और सांसारिक उलझनों की प्रतीक है, और जो हिमालय के शिखर पर जमी हुई बर्फ़ है वो जीवन के श्रेष्ठ और महान आदर्शों की सूचक है। और मनुष्य होने के नाते लेखक को कौन सी बर्फ़ पसंद है? हिमालय पर जमी हुई बर्फ़। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं लेखक कि किसी समय तुलसीदास जी भी ऐसे ही ठेले पर लदी बर्फ़ से घिर गए थे। कहने का आशय ये है कि अभी आपके आगे एक और पाठ आएगा, मानस का हंस, तुलसीदास जो है वो हम पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ बार बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे आपको अभी ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ठेले पर लदी बर्फ़ है, लेखक कहते हैं ना कि वे हिमालय की ऊंचाइयाँ, वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती है, और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। यानी कि हमारा लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है, और मनुष्य होने के नाते हमारा जीवन का ध्येय ही यही है कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन में प्रयत्नरत रहें। किंतु हम जो है वो चौराहे पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ़ को देखकर मन बहला लेते हैं। यानी कि हम सांसारिक उलझनों में उलझे हुए रह करके और भौतिकता के पीछे अंधी दौड़ में पड़े रहते हैं और हमारे जीवन के लक्ष्य को भुला देते हैं। तो लेखक ने बहुत सुंदर बात बताई है कि कभी महाकवि तुलसीदास भी ऐसे ही ठेले पर लदे हिमालयों से घिर गए थे। यानी कि सांसारिक मोह माया ने उनको अपने आकर्षण में जकड़ लिया था। उस समय उनसे मुक्त होने का विचार उनके मन में ऐसे प्रकट हुआ था। उन्होंने प्रार्थना की थी कि क्या वह भगवान राम की कृपा से इस मोह माया से मुक्त जीवन जीने का अवसर पाएंगे। तो लेखक सोच रहा है कि क्या वह भी इस तरह जीवन के चिरंतन सत्य को जान सकेगा। जीवन का चिरंतन सत्य क्या है?
मोक्ष प्राप्ति। वह हिमालय को स्वयं के आने का विश्वास दिलाता है कि मैं आऊँगा। वह कहता है कि वह बार बार वहीं आएगा, उसका मन वहीं लगता है, वह अपने मन को रोकने में असमर्थ है। तो देखो, हिमालय के जो सफ़ेद रंग के बर्फ़ से ढके हुए शिखरों के बहाने लेखक ने श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा यहाँ दे दी है। तो आप यहाँ भी प्रश्न लिखें, किसी ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही